मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा छठी की, यानी 6th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज का विषय है इतिहास, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। और बच्चों, आज का पाठ है 7वां पाठ, मौर्यकालीन भारत भाग 2। इस बच्चों इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, पाठ 7वां मौर्यकालीन भारत भाग 1 आपने पढ़ लिया होगा। और बच्चों, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर उपलब्ध है। इस बच्चों, उसे पहले आप पढ़ करके फिर इस भाग को पढ़ेंगे, यानी दूसरे भाग को पढ़ेंगे तो पाठ को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस बच्चों, आज हम बात करेंगे 7वां पाठ, मौर्यकालीन भारत भाग 2, इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से GM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, मौर्यकालीन भारत की बात अगर हम करें तो पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया था। बच्चों, हमने देखा था यूनानी सम्राट सिकंदर के आक्रमण की बात की थी। यस बच्चों, मौर्य साम्राज्य की बात की थी हमने, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चलेंगे। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य की बात करें, द मौर्य एम्पायर की बात करें तो हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, यस बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, राइट। तो बच्चों, पार्ट 1 में भाग 1 में हमने इसकी चर्चा की थी, यस, कि मगध के नंद राजा धनानंद की अत्याचारी अन्यायी शासन व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए थे। उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 325 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की थी। इस बच्चों, तो इसे हमने देख लिया था। तो चलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए अगले चलेंगे। तो बच्चों, उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया। इस बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी पार्ट 1 में। सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध शुरू हो गए, राइट। सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए सिकंदर द्वारा जो नियुक्त सत्रप थे उनमें परस्पर युद्ध शुरू हो गए। और बच्चों, पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था यस कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। पिछली बार हमने चर्चा की, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा। बच्चों, हमने आपको बताया था, ये हम आपको फिर से एक बार याद दिलाएं, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यस, यानी आपको अगर हम पॉइंटर की मदद से यहाँ पर दिखाएं तो देख सकते हैं बेबीलोन जिसकी हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यस, वही स्थान जिसकी बात कर रहे हैं, बेबीलोन की। यस, तो बच्चों, सिकंदर की मृत्यु के बाद वह, अर्थात यस सेल्यूकस निकेटर की बात करें, उसने यस वह सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राजा बन बैठा। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। किसने बच्चों? यस सेल्यूकस निकेटर ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके पराक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हो गई। तो खबर बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस निकेटर को किस तरह से पराजित किया और इसके बाद अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में शामिल हो गए। तो बच्चों, इसे हमने पार्ट 1 में भाग 1 में देख लिया था। इस बच्चों, हमने इसकी भी चर्चा की थी। क्या आप जानते हैं, जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। जीवन के अंतिम समय में उसने राज्य पद का त्याग किया था, ये भी हमने चर्चा की थी। इस बच्चों, सम्राट अशोक के संदर्भ में हमने थोड़ी चर्चा की थी। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको ले चलेंगे आगे। तो एम्परर अशोक की बात हमने की थी। इस बच्चों ने देखा था, चंद्रगुप्त द्वारा राज्य पद का त्याग किए जाने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना।
तो बच्चों हमने ये भी देखा कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ, यानी गद्दी पर बैठा। ये हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की ईसा पूर्व, यस बच्चों, ईसा पूर्व 273, राइट बच्चों। आज चल रहा है 2020, तो जिसकी बात हो रही है ईसा पूर्व, जिसके पहले बच्चों आपने कालखंड को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आपको याद आ रहा होगा, ईसा पूर्व 273 की बात हो रही है। तो बच्चों राजा बनने से पूर्व उसकी नियुक्ति तक्षशिला और उज्जैनी के राज्यपाल के रूप में की गई थी। राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। तो बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर अगर मौर्यकालीन भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क में जो आप देख पा रहे हैं पूरा मौर्यकालीन भारत को आप देख पा रहे हैं इस बच्चों, और जिसमें आप सम्राट अशोक के शिलालेखों की बात करें जो कि त्रिभुज के द्वारा, इस सिंबल के द्वारा, और अशोक के जो स्तंभ लेख की बात करें इस सिंबल के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों इसका अध्ययन, और अशोक के साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो मगध का सम्राट प्राप्त करने के बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया। बच्चों कलिंग राज्य का प्रदेश वर्तमान उड़ीसा राज्य में था। ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिस कलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर कलिंग जो आप देख रहे हैं बच्चों, इस कलिंग पर आक्रमण किया और बच्चों कलिंग में भयंकर लड़ाई हुई थी। और कलिंग के रक्तपात के बारे में बात करेंगे, पूरा सम्राट अशोक का किस तरह से हृदय परिवर्तन भी इसी युद्ध के बाद हुआ था, इसके बारे में विस्तार से आगे हम देखेंगे। राइट, तो मानचित्र में कलिंग को ध्यान रखिए, ये वर्तमान उड़ीसा जो राज्य देख रहे हैं ये यहीं पर है कलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, मानचित्र में आप देख सकते हैं। तो बच्चों सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ये ध्यान रखना है आपको बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बात करें, हम सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम स्तूपों का निर्माण उन्होंने कराया, चाहे हम सांची की बात करें या तमाम उन क्षेत्रों के बाद सारनाथ की बात करें। राइट, तो बच्चों ये सम्राट अशोक के शिलालेखों की और शिलालेखों के अलावा सम्राट अशोक के संदर्भ में और विस्तार से हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की अगर बात करें, द कलिंगा वार की बात करें, ये सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। उसकी दृष्टि से सत्य, अहिंसा, दूसरों के प्रति दया और क्षमा वृद्धि जैसे गुण महत्वपूर्ण थे। तो बच्चों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन है जिसकी बात हम कर रहे हैं। यस, इसके बाद देख सकते हैं बच्चों धौलागिरी शांति स्तूप, यानी कलिंग युद्ध के बाद इस तरह से शांति के प्रतीक बन चुके सम्राट अशोक। यस, और बच्चों सम्राट अशोक ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकरवाए। ये लेख ब्राह्मी लिपि में है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें, राइट, तो ब्राह्मी लिपि, ये तो शिलालेख और स्तंभ उकरवाए, ये लेख ब्राह्मी लिपि में है। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवान पियोपियसदी यानी ईश्वर का प्रियदर्शी इस रूप में दिखाया है, ये ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध की हम बात करें बच्चों, ये राज्याभिषेक होने के 8 वर्षों के पश्चात उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां हुए नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। यह उल्लेख उसके एक लेखन में मिलता है, यानी सम्राट अशोक के एक लेख में मिलता है। सम्राट अशोक दिल्ली टोपड़ा के एक लेख में चमगादड़, बंदर, गैंडा आदि का शिकार न करें, जंगल में आग न लगाएं जैसे कठोर प्रतिबंध लिखकर रखे हुए थे। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय परिवर्तन के बाद इस कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस यानी कलिंग युद्ध में जो ऐसा माना जाता है कि इतना भीषण रक्तपात हुआ कि जो दृश्य था हृदय विदारक था। सम्राट अशोक ने उस दृश्य को देख करके, नरसंहार को देख करके पूरी तरह से जैसे उनका जो है यानी सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन
हो गया। आइए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे बात करें। सम्राट अशोक की बात करें, अशोक का धर्म प्रसार कार्य। तो बच्चों एम्परर अशोक्स वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। तो चलिए बच्चों इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं कि सम्राट अशोक का धर्म प्रसार कार्य। तो सम्राट अशोक को देख पा रहे हैं बच्चों, अशोक ने यानी सम्राट अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, सम्राट अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। परीक्षा में पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था। राइट, ध्यान रखिए, श्रीलंका भेजा था। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया था। ये सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य यानी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज की बात करेंगे। सम्राट अशोक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया, जैसे लोगों को, पशुओं को निःशुल्क औषध मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी निःशुल्क औषध मिल सके, इसके लिए प्रयास किया गया सम्राट अशोक के द्वारा। इतना ही नहीं, अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और बच्चों सड़कों के दोनों ओर छांव के लिए यानी छाया के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए। तो बच्चों इस तरह से अगर लोगों की लोक कल्याण की बात करते हैं, प्रजा के हित की बात करते हैं, तो प्रजा के हित के संदर्भ में जो कल्याणकारी कार्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाए गए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और सड़कों के दोनों किनारों पर ये छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे जो पथिक हैं, जो राही हैं, उनको आराम मिल सके, वे अपनी यात्रा आराम के साथ पूरी कर सके, यानी छाया में पूरी कर सके। धर्मशालाओं का भी निर्माण करवाया, जिससे जिस वहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोग इससे संबंधित अर्थात धर्मशालाओं में अगर रुकना चाहें या इससे संबंधित जो है तीर्थाटन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित हो सके, तो इसलिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। कुएं खुदवाया जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सकें। तो इस तरह से जन कल्याणकारी, जन हितैषी कार्य करने वाले सम्राट अशोक की हम बात करें। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन राज्य प्रशासन की बात करें, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा से साम्राज्य के 4 विभाग किए गए थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग किए थे। ये प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। तो पहला पूर्व विभाग तोसाली उड़ीसा, दूसरा पश्चिम विभाग उज्जैनी मध्य प्रदेश, तीसरा दक्षिण विभाग स्वर्णगिरी कर्नाटक में कनकगिरी, चौथा उत्तर विभाग तक्षशिला पाकिस्तान। तो ये बच्चों हम जिसकी बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रत्येक विभाग की जो स्वतंत्र राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बच्चों तो पहला आपने देखा पूर्व विभाग तोसाली जो कि उड़ीसा में, दूसरा पश्चिम विभाग उज्जैनी मध्य प्रदेश में, तीसरा दक्षिण विभाग स्वर्णगिरी कर्नाटक में कनकगिरी और चौथा उत्तर विभाग तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में। तो बच्चों इस तरह से अगर बात करें बच्चों राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग बनाए थे। राज्य प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद हुआ करती थी।
विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने और शत्रु की गतिविधि पर नजर रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग था। सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन जनजीवन की बात कर लेते हैं, यानी लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो बच्चों, मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी बहुत समृद्ध हुए थे। हस्तिदंत, यानी अगर हाथी दांत की बात करें, तो हस्तिदंत पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना और रंगना, धातु कार्य जैसे व्यवसाय चलते थे। चमक वाले काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जलपोतों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मौर्यकालीन अगर जनजीवन की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, यानी जनता के हितों को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह से विकास के रास्ते सम्राट अशोक के द्वारा अपनाए गए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अगर धातु कार्य की बात करें तो धातु कार्य में अनेक धातुओं के साथ लोहे की वस्तुएं बनाने की तकनीक विकसित हुई थी। नगरों और गांवों में तीज त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। उनमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम हुआ करते थे। दंगल, रथों की दौड़ लोकप्रिय खेल थे। पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज को अष्टपद नाम से जाना जाता था। तो बच्चों ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शतरंज को किस नाम से जाना जाता था। तो शतरंज को अष्टपद नाम से जाना जाता था। तो पासों के खेल और शतरंज के खेल लोग बड़ी रुचि से खेला करते थे। सम्राट अशोक के कार्यकाल की हम बात करें तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन कला और साहित्य की बात करें, आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें, राइट। तो बच्चों ये अगर हम समझने का प्रयास करें, सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिल्प कला को प्रोत्साहन मिला। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। तो उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प हैं। तो स्क्रीन पर बच्चों तमाम अगर ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारनाथ में ये स्थित लाट की जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके नीचे जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस जो स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के उत्तम जो शिल्पकारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, सम्राट अशोक द्वारा जो ये शिल्प कला को किस तरह से महत्व दिया गया था। मौर्यकालीन कला और साहित्य की बात करें बच्चों, आर्ट एंड लिटरेचर की हम बात करें। स्तंभ शीर्ष स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सारनाथ में निर्मित सम्राट अशोक स्तंभ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पर अंकित चक्र भारत के राष्ट्र ध्वज पर दिखाई देता है। इस स्तंभ पर चारों ओर सिंह अंकित हैं, परंतु सामने से देखते समय उसमें 3 ही सिंह दिखाई देते हैं, राइट, एक पीछे की ओर है। और बच्चों यह भारत की राज मुद्रा, ये ध्यान रखिए बच्चों, तो यह भारत की राज मुद्रा है के प्रतीक के रूप में इसे आप देखते हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। मौर्यकालीन कला और साहित्य की हम बात करें, आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें। अशोक के कालखंड में उकेरी गई 12 टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं बिहार में हैं। भारत की गुफाओं में यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हुआ। तो बच्चों 12 की गुफाओं की जो बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सम्राट अशोक के कालखंड में उकेरी गई ये 12 टीलों की जो गुफाएं हैं, ये बिहार में प्रसिद्ध हैं। बिहार में तो ये 12 की जो गुफाएं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है कि बहुत प्रसिद्ध हैं और ये जो है बिहार में है। भारत की गुफाओं में यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हुआ।
मौर्यकालीन कला और साहित्य की बात करें, आर्ट एंड लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। मौर्य कालखंड के बाद भारत में अनेक राज्य उदित हुए, कुछ साम्राज्यों का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद भारत में अनेक राज्य उदित हुए, कुछ साम्राज्यों का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, मौर्य कालखंड के बाद घटित राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं को हम आगे के पाठ में समझेंगे। ओके बच्चों, तो हमने आज जो अध्ययन किया, तो बच्चों थोड़ी चर्चा हमने सम्राट सिकंदर के संदर्भ में की। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी चर्चा, सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से चर्चा हमने की, कलिंग युद्ध के बारे में हमने सीखा, हमने जाना। इसके साथ ही सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य को समझा, सम्राट अशोक के धर्म प्रसार के कार्य को समझा, मौर्यकालीन राज्य प्रशासन को समझा तथा मौर्यकालीन जनजीवन को हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद बच्चों अंत में हमने मौर्यकालीन कला और साहित्य के संदर्भ में देखने का, समझने का प्रयास किया। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों, सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, पहला कथन है, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने बहुत की थी। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस, आपको याद होगा बच्चों, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देख करके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और पूरे जीवन भर कभी भी यस युद्ध न करने का निर्णय लिया। और इसके बाद बच्चों वे हिंसा को छोड़ करके पूरी तरह अहिंसा की ओर बढ़ गए। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए अगला कथन देखते हैं। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो जो सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो दूसरा कथन है, बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो क्या यह कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको ध्यान आ गया होगा। इस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये बस, तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला कथन सामने स्क्रीन पर है। यस, कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी चेन्नई थी। तो बच्चों याद कीजिए कि क्या मौर्य साम्राज्य की राजधानी चेन्नई थी? मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। यस, ये कथन असत्य है। तो बच्चों ये कथन गलत है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी चेन्नई नहीं थी। तो कहाँ थी बच्चों? यस, दिया ऊपर। अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। राइट, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी अध्ययन करते समय। तो चलिए याद करिए और मिलाइए अपना उत्तर। यस, तो बच्चों इसे सत्य करके इस तरह लिखना है। सत्य कथन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यस बच्चों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यस, याद रखिए। तो इस तरह से अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। आइए बच्चों अगला कथन देखते हैं। तो कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। मौर्य साम्राज्य काल में शतरंज को अष्टपद नाम से जाना जाता था। तो क्या ये कथन सत्य है कि मौर्य साम्राज्य काल में, यानी यस याद कीजिए, शतरंज को अष्टपद नाम से जाना जाता था। तो क्या ये सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। मौर्य साम्राज्य में शतरंज को अष्टपद नाम से जाना जाता था। ये कथन बिल्कुल सत्य है।
आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर एक कथन और ले लेते हैं। अंतिम कथन, ये अशोक के कालखंड में उकेरी गई बाराबार टीलों की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जिसकी हमने चर्चा की, और ये गुफाएं बिहार में हैं। तो बताइए, ये कथन जो दिए गए हैं, क्या ये कथन सत्य हैं? अशोक के कालखंड में उकेरी गई बाराबार टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध हैं और ये गुफाएं बिहार में हैं। बच्चों याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। तो क्या ये कथन सत्य है? यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, सम्राट अशोक के कालखंड में उकेरी गई बाराबार टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध हैं और ये गुफाएं बिहार में, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खूब मेहनत से पढ़ाई करना है। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।